नमस्कार मित्रों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में पिछले 2 वीडियो की सीरीज के अर्थात अपने मुख्य टॉपिक अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम सीरीज के तीसरे और अंतिम वीडियो का बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन ने देखा किस प्रकार से इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में अमेरिका की स्थापना होती है। उपनिवेशों द्वारा उनके द्वारा लागू किए जाने वाले कठोर कानूनों का विरोध किया जाता है, जिसमें ग्रीनविले व टाउनशेंड द्वारा ले करों का विरोध मुख्य होता है। मुख्य यॉर्कटाउन का युद्ध, पेरिस की संधि, बोस्टन टी पार्टी, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। और अंततः किस प्रकार 1783 की पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। आज इसी कड़ी में हम तीसरे व अंतिम वीडियो का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बौद्धिक पक्ष व अंग्रेज़ों की असफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे। पहला, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का विश्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड के निरंकुश औपनिवेशिक शासन पर जनता की संप्रभुता का विजय का प्रतीक था। इसकी सफल परिणति ने लोकतंत्र के यथार्थ स्वरूप को संयुक्त राज्य अमेरिका नामक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस सफलता ने राजतंत्र के देवीय सिद्धांत तथा कुलीन विशेषाधिकारों पर करारी चोट की तथा कि जनता की प्रभुसत्ता व राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की पुष्टि की। इसकी सफलता के परिणाम स्वरूप विश्व में पहली बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, व्यापक मताधिकार की अवधारणा की स्थापना की गई। आयरलैंड के लोगों को प्रेरणा मिली तथा फ्रांस की क्रांति पर इसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के मूल आदर्शों समानता, समानता तथा विश्व बंधुत्व को इस स्वतंत्रता संग्राम से ढूंढा जा सकता है। लिखित संविधान का व्यवहार तथा चर्च व शासन का वितरण भी स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता है। भारत जैसे पराधीन राष्ट्रों ने अपनी स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की भावना से पग पर प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में प्रथम था। इसने लिखित संविधान, वयस्क मताधिकार, शक्ति का पृथक्करण, व्यापक मताधिकार जैसी चीज़ों को लागू किया। इसने उन सिद्धांतों को प्रेरित किया जिन्हें फ्रांस के मूल सिद्धांतों को, क्रांति के मूल सिद्धांतों को प्रेरित किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का महत्वपूर्ण स्थान था। फ्रांस ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया था, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई, जनता पर कर बढ़ाना पड़ा व अप्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवैधानिक शासन के सिद्धांत को प्रथम बार औपचारिक रूप से मान्यता मिली। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जैसी अभिव्यक्तियों को प्रथम बार वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्त किया गया। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम वाणिज्यवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। यह स्वतंत्रता संग्राम अंततः वाणिज्यिक नीतियों का परिणाम था। ग्रीनविले व टाउनशेंड द्वारा लगाए गए करों के विरुद्ध में ही ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अतः 1776 के आसपास एडम स्मिथ जैसे नए विचारक द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में लेसेस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप, जिसमें वो कहते हैं कि व्यापार को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, जैसी अवधारणा को आगे मिली और विश्व मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा। साथ ही फ्रांसीसी क्रांति ने भी अपने आप को अमली जामा पहनाया। दूसरा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का बौद्धिक पक्ष। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक पक्ष भी है। अधिकांश अमेरिकी अंग्रेजी मूल के थे और उसमें एक सामान्य अंग्रेज की भांति राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी। उन्हें इंग्लैंड की संसदीय मान्यताएं विरासत में मिली थी, इसलिए वे कर लगाने की शुद्ध संसदीय प्रथा के प्रति अधिक रुचि रखते थे।
आम जनता जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स, जेफरसन, फ्रैंकलिन जैसे विचारकों से प्रभावित होती थी। जेम्स ओटिस ने 1756 में ही अंग्रेज़ों की नीतियों की कठोर आलोचना करते हुए लिखा था कि इतिहास में शुरू से अब तक सभी राजा दमनकारी होते आए हैं, किंतु इससे दमन करना एक अधिकार तो नहीं बन जाता। इसी तरह 1764 में ही स्टाम्प एक्ट से पूर्व में ही जेम्स ओटिस ने यह अभियान चलाया था कि ब्रिटिश संसद को ऐसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध हो। इनके अलावा इंग्लैंड के विचारक भी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध कर रहे थे। थॉमस पेन ने 1776 में कॉमन सेंस नामक पुस्तिका में अंग्रेजी शोषण तथा अमेरिका के साथ सौते हुए कठोर आलोचना की, जिसमें अमेरिकी राजभक्तों का दृष्टिकोण बदला और उपनिवेशवादियों के विरुद्ध संघर्ष का व्यापक आधार व समर्थन मिला। थॉमस पेन ने अपनी बुक कॉमन सेंस में जनता को आह्वान किया, अमेरिकी जनता को आह्वान किया कि यह बात सामान्य बुद्धि के विरुद्ध जाती है कि एक महाद्वीप पे, और वो भी इतनी दूर से शासन करे जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सब विचारकों ने अमेरिकी क्रांति को एक बौद्धिक आधार प्रदान किया, साथ ही उस पक्ष का निर्माण किया जिससे कि अमेरिकी संसद, साथ ही अमेरिका के प्रबुद्ध वर्ग को भी इससे अमेरिकी स्वतंत्रता को नैतिक समर्थन देने का एक आधार मिल पाया। अंग्रेजी असफलता के कारण अब हम देखेंगे कि क्या कारण था कि एक सशक्त औपनिवेशिक साम्राज्य ब्रिटेन, जिसके पास शक्ति व क्षमता की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास साधनों संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास एक व्यवस्थित नौसेना, व्यवस्थित सेना नायक व व्यवस्थित युद्ध से सुसज्जित सेना थी, तथापि वह क्या कारण थे जिनके चलते इस महाद्वीपीय इन युद्धों में अमेरिका के सामने इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का अपने उपनिवेशों के हाथों पराजित होना आश्चर्यजनक घटना थी, जिसने इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया। इस पराजय के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे। इंग्लैंड की युद्ध नीति तय करने वाले उपनिवेशों की शक्ति का ठीक से अनुमान नहीं लगा सके। अक्सर यह माना गया कि अमेरिका असंगठित है, इसमें 13 अलग अलग उपनिवेश है, इनमें किसी भी तरह का वैचारिक ऐक्य नहीं हो सकता। साथ ही माना गया कि ये युद्ध की तरीक़ों से या सामूहिक युद्ध करने के तरीक़ों से ये अनजान है। इन सभी कारणों के चलते अंततः इंग्लैंड ने उनको मात खानी पड़ी। फ्रांस, स्पेन तथा इंग्लैंड के युद्ध में कूद पड़ने से युद्ध का नक्शा ही उपनिवेशवादियों के पक्ष में बदल गया। फ्रांस, जहां की आपको विदित है, फ्रांस 1756 से 63 तक चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से पराजित हुआ था, वह इसका बदला लेना चाहता था। अतः फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड जैसे राष्ट्रों ने जो इंग्लैंड से उपनिवेशों की दौड़ में पिछड़ गए थे, अपनी इस पिछड़ेपन का वो बदला लेना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका को न केवल साधन से मुहैया करवाए। जब अमेरिका से इंग्लैंड जीवन मरण का प्रश्न लड़ रहा था, तब इन्होंने उनकी मदद करके एक निर्णायक भूमिका निभाई। युद्ध भूमि भी इंग्लैंड से अत्यधिक दूर थी। इसके अलावा अंग्रेजी सेना छापामार युद्ध प्रणाली से कारगर रूप से निपटने में भी विफल रही। चौथा, जॉर्ज तृतीय की अलोकप्रियता तथा ग्रीनवले व टाउट जैसे मंत्रियों की गलत नीतियाँ। इंग्लैंड का एक लंबे समय से अमेरिका पर प्रभुत्व था, किंतु कभी भी अमेरिका के उपनिवेशों ने उनका विरोध नहीं किया। लेकिन वाणिज्यवाद की नीति से प्रेरित होकर जैसे ही ग्रीनवले व टाउनशेंड ने उन पर नए कर लगाए व उन पर अलग अलग तरह से उन पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशें की, अमेरिका के उपनिवेशों ने उनका विरोध प्रारंभ कर दिया। पाँचवा, अंग्रेज़ों की सेना में लड़ रहे भाड़े के सैनिकों से अप्रत्याशित परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। अंग्रेज़ों की सेना में अधिकतर सैनिक भाड़े थे, उनमें अमेरिका जैसी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। वे अपने वेतन से मतलब रखते थे, अतः उनसे किसी भी प्रकार की राष्ट्रवाद की या इंग्लैंड के लिए मर मिटने जैसी कामना नहीं की जा सकती। छठा, जॉर्ज वाशिंगटन का सफल, योग्य व कुशल नेतृत्व
यद्यपि नेतृत्व इंग्लैंड के पास भी था, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली जैसे सेना नायक उनके पास भी था, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा दूरदर्शी व स्थानीय परिस्थितियों से परिचित व छापेमारी युद्ध करने वाला नेतृत्व इंग्लैंड के पास नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं अपने इन तीनों लेक्चर्स के सीरीज़ में हमने देखा किस प्रकार इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया, किस प्रकार वहाँ विरोध प्रारंभ हुए, इस स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व था, इसके क्या क्या बौद्धिक पक्ष थे और अंततः इसका वैश्विक घटनाक्रम पर क्या परिणाम पड़ा, साथ ही वे कारण कौन से थे जिनके चलते इंग्लैंड की इस लड़ाई में पराजय हुई। धन्यवाद।